नमस्कार। आज हम चैप्टर 6 रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पर चर्चा करेंगे और हमारा मुख्य विषय है स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। मतलब कि इन खास दवाओं को कैसे स्टोर किया जाता है, मरीजों को कैसे दिया जाता है और इस्तेमाल के बाद इन्हें सुरक्षित रूप से कैसे नष्ट किया जाता है। अब इस स्लाइड पर जो तस्वीर है वो हमें इस विषय की गंभीरता को समझाती है। आप देख सकते हैं, एक रेडियो फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन है जिससे अल्फा, बीटा और गामा जैसी रेडिएशन निकल रही है। और साथ ही ये ट्रिफॉल सिंबल, जो कि रेडिएशन का वार्निंग साइन है, ये हमें साफ साफ बताता है कि इन पदार्थों को संभालने में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हमारे एजेंडा में 4 मुख्य सेक्शन हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, यानी ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आखिर होते क्या हैं। इसके बाद हम स्टोरेज प्रोटोकॉल्स पर बात करेंगे, मतलब इन्हें सुरक्षित रखने के क्या नियम हैं। फिर हम डिस्पेंसिंग प्रोसीजर्स को समझेंगे, यानी मरीजों तक इन्हें पहुंचाने की सही प्रक्रिया क्या है। और आखिर में हम सेफ डिस्पोजल मेथड्स को देखेंगे, यानी इस्तेमाल के बाद इन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे नष्ट किया जाता है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, व्हाट आर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ हम समझेंगे कि मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाली इन रेडियोएक्टिव दवाओं का असल में मतलब क्या है, ये सामान्य दवाओं से अलग कैसे हैं। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट कहता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये ऐसी दवाएं हैं जिनके अंदर से रेडिएशन यानी एक तरह की ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग यानी शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने और थेरेपी यानी इलाज के लिए किया जाता है। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट बॉक्स में देखिए, इसे बहुत सरलता से समझाया गया है। एक ड्रग यानी दवा और एक आइसोटोप मिलकर डायग्नोसिस यानी निदान या थेरेपी यानी उपचार के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका उपयोग कैंसर, थायराइड की समस्याएं और ब्लड फ्लो से जुड़ी कई बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज में होता है। अब बात करते हैं कि इन्हें मरीज को दिया कैसे जाता है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। इंजेक्शन के जरिए, जैसा आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं, ओरल यानी मुंह से दवा या लिक्विड के रूप में, और इन्हेलेशन यानी सांस के जरिए। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये दवाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि इन्हें स्टोर कैसे किया जाता है। तो हमारा दूसरा सेक्शन इसी पर है, स्टोरेज प्रोटोकॉल्स। मतलब इनकी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या नियम कायदे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्हें ठीक से स्टोर न किया जाए तो ये अपना असर खो सकती हैं या खतरनाक भी हो सकती हैं। इन दवाओं के स्टोरेज के लिए बहुत ही सख्त नियम होते हैं। पहला नियम है कि इन्हें एक सुरक्षित, खास तौर पर बनाए गए और हवादार एरिया में स्टोर करना चाहिए, जो कि दूसरी दवाओं से बिल्कुल अलग हो। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी तरह की मिलावट या क्रॉस कंटैमिनेशन का कोई खतरा ना हो। दूसरा नियम है कि इस एरिया तक सबकी पहुंच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अधिकृत कर्मचारी ही अंदर जा सकते हैं। और इस पर रेडिएशन सिंबल के साथ साफ साफ लेबल लगा होना चाहिए। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है SALT। S मतलब सिक्योर या सुरक्षित जगह, A मतलब एक्सेस यानी सीमित पहुंच, L मतलब लेबल यानी सही लेबलिंग, और T मतलब टेम्प यानी तापमान नियंत्रण। तीसरा पॉइंट भी इसी से जुड़ा है। दवा को स्थिर रखने के लिए उस जगह का तापमान और नमी नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। स्टोरेज के दिशा निर्देशों में आगे बढ़ते हैं। कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत होती है, तो कुछ को फ्रीज़र में। ये पूरी तरह से उस दवा की ज़रूरत पर निर्भर करता है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात है एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखना, यानी हर दवा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि वो कब स्टोर की गई, कब इस्तेमाल हुई और कब डिस्पोज की गई। ये रिकॉर्ड रेडिएशन के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। और अंत में स्टोरेज एरिया में रेडिएशन को डिटेक्ट करने वाले अलार्म सिस्टम और इमरजेंसी से निपटने के लिए प्रोटोकॉल होने चाहिए। इसे हम रिकॉर्ड्स एंड रेस्क्यू के सिद्धांत से समझ सकते हैं। लॉग इट यानी हर चीज का रिकॉर्ड रखो, डिटेक्ट इट यानी किसी भी खतरे का तुरंत पता लगाओ, और प्लान फॉर इट यानी हर आपात स्थिति के लिए पहले से तैयार रहो। ठीक है, तो स्टोरेज के बारे में तो हमने समझ लिया। अब आता है अगला कदम, इन दवाओं को मरीज तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना। हमारा तीसरा सेक्शन है डिस्पेंसिंग प्रोसीजर्स। इस प्रक्रिया में मरीज और स्वास्थ्यकर्मी दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को डिस्पेंस करना यानी मरीज को देना एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है।
इसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है मरीज की पहचान की पुष्टि करना। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सही मरीज को ही सही दवा और सही डोज मिल रही है। इसमें जरा सी भी गलती बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। दूसरा जरूरी कदम है एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का इस्तेमाल करना। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इन दवाओं को संभालने वाले स्वास्थ्यकर्मी दस्ताने, गाउन और खास तरह की शील्ड पहनते हैं। ये पीपीई उन्हें रेडिएशन के किसी भी संभावित खतरे से बचाता है। चलिए डिस्पेंसिंग के कुछ और जरूरी दिशा निर्देश देखते हैं। दवा देते समय दवा बनाने वाली कंपनी के निर्देशों और सभी लागू नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। दवा देने के बाद मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के एडवर्स रिएक्शंस यानी प्रतिकूल प्रभाव का तुरंत पता चल सके। और अगर कोई दवा इस्तेमाल नहीं हुई है या एक्सपायर हो गई है तो उसे नियमों के अनुसार ही डिस्पोज करना होता है। इस फ्लो चार्ट से हम इस प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले फॉलो इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का पालन करें, फिर मॉनिटर पेशेंट यानी मरीज की निगरानी करें और आखिर में डिस्पोज अनयूज्ड यानी बची हुई दवा का निपटान करें। इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करने से मरीज की सुरक्षा और इलाज का असर दोनों ही सुनिश्चित होते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जिम्मेदारी वाले सेक्शन पर, सेफ डिस्पोजल मेथड्स। जब दवा का इस्तेमाल हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या किया जाता है। इसे यूं ही नहीं फेंका जा सकता। लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसका सही तरीके से निपटान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का निपटान स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ये नियम बहुत सख्त होते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर पर्यावरण में फैल जाएं तो ये लोगों और प्रकृति के लिए लंबे समय तक खतरा बन सकते हैं। बची हुई दवाओं के निपटान के लिए उन्हें या तो सप्लायर को वापस कर दिया जाता है या फिर उन्हें एक लाइसेंस्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट फैसिलिटी में भेजा जाता है। जैसा आप इस तस्वीर में एक खास तरह का लेबल लगा हुआ बिन देख सकते हैं जहां ऐसे कचरे को इकट्ठा किया जाता है। ये खतरा सिर्फ बची हुई दवा तक ही सीमित नहीं है। मरीज के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ जैसे कि यूरिन में भी दवा के रेडियोएक्टिव अंश हो सकते हैं। इसलिए जैसा कि आप यहाँ बायोहैज़र्ड का सिंबल देख रहे हैं, इन्हें भी खास सावधानी से हैंडल और डिस्पोज किया जाता है। इसी तरह जो भी उपकरण इन दवाओं के संपर्क में आते हैं जैसे कि सिरिंज या कंटेनर, उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से डीकमीशन और डीकंटामिनेट किया जाता है। इसका मतलब है कि उन्हें पूरी तरह से रेडिएशन मुक्त किया जाता है। डिस्पोजल प्रक्रिया में भी रिकॉर्ड रखना उतना ही जरूरी है जितना स्टोरेज में। हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, कितनी मात्रा में, किस तरह की दवा, किस तारीख को और किस मेथड से नष्ट की गई। और ये तो जाहिर है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सही प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना और सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। सारांश में उचित निपटान मरीजों, स्वास्थ्यकर्मियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और साथ ही नियमों का पालन करने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो अब हम इस अहम सवाल पर आते हैं कि स्वास्थ्य सेवा में स्टोरेज से लेकर डिस्पोजल तक इन सभी प्रोटोकॉल्स का इतनी बारीकी से पालन करना क्यों जरूरी है और इसमें कोई समझौता क्यों नहीं किया जा सकता। इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि जब हम रेडियो एक्टिविटी जैसी शक्तिशाली चीज के साथ काम कर रहे होते हैं तो सुरक्षा कोई विकल्प नहीं होती, बल्कि यह एकमात्र रास्ता होता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये मरीजों, स्वास्थ्यकर्मियों और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की गारंटी है।